हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में 12th की फिजिक्स पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, जिसमें कूलाम का नियम, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आज सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, जिसमें पहली हेडिंग रहेगी, सबसे पहली हेडिंग जिसकी शुरुआत होती है इस चैप्टर से, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश के बारे में क्या होता है वैद्युत आवेश, कैसा होता है वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश के बारे में हम जनरली थोड़ा थोड़ा जानते हैं, लेकिन सही से बोले अभी नहीं जानते हैं। तो क्या होता है वैद्युत आवेश? तो हम लोगों ने बेटा विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ी। विद्युत धारा की परिभाषा को हाई स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा था। तब हमने जाना था कि जब किसी चालक तार में आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, मतलब आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आगे फिर हमने हाई स्कूल में ही जाना है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये भी हमने हाई स्कूल में जाना। तो यहाँ पर हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप हमें थोड़ा सा ये बता सकते हो कि जब विद्युत धारा प्रवाहित हुई थी तो किसके कारण हुई थी? बोले विद्युत धारा प्रवाहित हुई थी किसके कारण? आवेश के कारण। विद्युत धारा जब प्रवाहित हुई तब उत्पन्न हुआ क्या? चुंबकीय क्षेत्र। मतलब विद्युत धारा आवेश के कारण प्रवाहित हुई थी, मतलब आवेश के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और जब विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो वहां पर एक वैद्युत क्षेत्र भी होगा। तो वैद्युत क्षेत्र लगाने से ही तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बोले हाँ। वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है? बोले वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगता है जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसका मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। कौन करता है? वैद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो यहां पर हम वैद्युत आवेश की परिभाषा में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो वैद्युत आवेश की परिभाषा में लिख सकते हैं बेटा, किसी द्रव्य का वह आंतरिक गुण जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव यानी कि क्षेत्र उत्पन्न करता है या उत्पन्न कर सकता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। और वैद्युत आवेश को स्मॉल क्यू से लिखते हैं, वैद्युत आवेश क्यू कहलाता है। तो ये हो गई वैद्युत आवेश की परिभाषा। अब वैद्युत आवेश को लिखते किससे हैं? बोले वैद्युत आवेश को स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल क्यू से भी प्रदर्शित कर सकते हो आप। तो वैद्युत आवेश स्मॉल क्यू बराबर होता है आपका NE, और इसका मात्रक, तो मात्रक होता है कूलाम। मात्रक क्या होता है? कूलाम। अच्छा, ये राशि कैसी है? तो यहाँ पर अगर इस राशि की बात करें कि वैद्युत आवेश कैसी राशि है, तो राशि है बेटा अदिश। कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब ये राशि की बात हो गई कि अदिश राशि है, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पर बोले N क्या है और E क्या है? तो जहां N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अच्छा, और E क्या है?
बोले ई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जिसका मान होता है माइनस का 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। कितना मान होता है? माइनस का 1.6 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। दूसरी बात, आवेश के बारे में हम लोग बहुत सारी थ्योरी हैं आवेश से रिलेटिव। जैसे जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, रब किया जाता है, तो क्या होता है? बोले भारी वस्तु जो है वो छोटे छोटे कणों को यानी कि छोटी छोटी अन्य वस्तुओं को यानी कि छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, मतलब उस पर आवेश आ जाता है। जैसे बोले हम कंघी को अपने बालों में ऐसे ऐसे करके रगड़ते हैं। बोले हाँ, रगड़ने से उसके बाद में कंघी को ऐसे लेके आते हैं। बोले क्या हुआ कि यहाँ से बाल जो हमारे हल्के हल्के स्किन पर बाल होते हैं ये ऊपर की ओर उठ रहे हैं, इनको कंघी अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इस तरीके की घटनाएं हमने देखी हैं। ये वैद्युत आवेश से ही रिलेटिव होती हैं। ये वैद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से किसी पर आवेश का आना जाना यानी कि आवेश का स्थानांतरण भी बताते हैं, किसी वस्तु का आवेशित होना। ठीक है, चलिए ये आवेश की बात हो गई, आवेश की परिभाषा हो गई। इसके बाद में हम बात करेंगे आवेश के गुणों को कि परिभाषा तो जान ली हमने, परिभाषा तो जान ली कि आवेश की परिभाषा क्या होती है, विद्युत आवेश राशि कैसी है। अब हम जानना चाहते हैं कुछ इसके गुणों के बारे में कि वैद्युत आवेश के गुण क्या होते हैं। चलिए गुणों के बारे में भी जानते हैं। तो वैद्युत आवेश के गुण, हेडिंग को चेंज कर लीजिए, के गुण। तो वैद्युत आवेश के गुणों के बारे में जानते हैं। तो वैद्युत आवेश, पहला गुण रहेगा बेटा, वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। नंबर एक, तो नंबर एक में बोले कि वैद्युत आवेश होता है बेटा धन आवेश। कैसा होता है? धन आवेश होता है। अब धन आवेश होता है यानी कि पॉजिटिव। सेकंड, बोले सेकंड होता है ऋण आवेश। ऋण आवेश, ऋण आवेश मतलब निगेटिव चार्ज, मतलब निगेटिव चार्ज। चलिए ये तो आवेश हो गया दो प्रकार का। और बोले और भी कुछ है। क्या कुछ है जो अभी हमने जाना? बोले सजातीय आवेश। सजातीय, सजातीय मतलब एक जैसे। सजातीय आवेश यानी कि धन और धन या ऋण और ऋण, या तो धन धन आवेश होंगे या ऋण ऋण आवेश होंगे। एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करते हैं यानी कि या तो दोनों धनात्मक हों या दोनों ऋणात्मक हों, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। इसके बाद में तीसरा पॉइंट, बोले तीसरे पॉइंट में हम इसका उल्टा भी लिख सकते हैं। बोले विजातीय या विपरीत प्रकृति के आवेश। अब विपरीत प्रकृति के आवेश मतलब एक धन और एक ऋण, एक धन और एक ऋण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। चलिए ये भी आपका हो गया तीसरा पॉइंट।
ठीक है। विपरीत प्रकृति के आवेश मतलब एक धन आवेश हो और एक ऋण आवेश हो, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसके बाद में हम चौथे पॉइंट में लिख सकते हैं, यदि किसी चालक या वस्तु की भी बात कर लेते हैं, वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, तो उस पर, अगर किसी चालक या वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस पर धन आवेश होता है। और इसके विपरीत बोले, अगर किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो उस पर ऋण, यदि किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो उस पर धन आवेश होता है। और अगर इसके विपरीत किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, क्योंकि कमी वाला तो हम लिख चुके हैं, यहां पर फिफ्थ पॉइंट में हम लिख सकते हैं, फिफ्थ पॉइंट में, यदि किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो उस पर ऋण आवेश यानी कि निगेटिव चार्ज होगा। चलिए, ये भी गुण हो गया। अब हम लिख सकते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण भी होता है। मतलब इसको हम अलग भी परिभाषा बना सकते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। यहां पर हम सिर्फ समझाना यही चाह रहे हैं कि आवेश का क्वांटीकरण इसके गुणों में भी लिख सकते हैं। क्वांटीकरण होता क्या है, चलिए उसको अगली हेडिंग ही बना देते हैं। यहां पर गुणों में यहां से छोड़ देते हैं, इसको साफ करें। चलिए, आवेश के गुणों को यहां से छोड़ के थोड़ा क्वांटीकरण को अलग से ही समझ लेते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। आवेश का क्वांटीकरण, तो जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं वो लोग हेडिंग डाल लें। हेडिंग क्या रहेगी? आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। तो हेडिंग लगाइए, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण होता क्या है? तो जब किसी चालक, एक चालक से आवेश दूसरे चालक पर स्थानांतरित होता है, चलिए यहां पर लिख देते हैं, जब आवेश एक चालक से दूसरे चालक पर स्थानांतरित होता है, स्थानांतरित होता है, तो वह इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण संख्या में स्थानांतरित होता है। ये बात कहीं ना कहीं
समझ में नहीं आई। चलिए, नहीं समझ में आई तो हम थोड़ा समझाते हैं। बोले आवेश क्या होता है? तो आवेश बोले Q बराबर यानी E से लिखते हैं। यानी क्या है? बोले इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? बोले 1.6 गुणे 10⁻⁻19। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है तो आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण संख्या के गुणज में होता है। मतलब या तो एक जगह आवेश होगा एक इलेक्ट्रॉन का, कम से कम कितने का होगा? एक इलेक्ट्रॉन का, और बोले 2 इलेक्ट्रॉन का, 3 इलेक्ट्रॉन का, फिर चाहे जितने इलेक्ट्रॉन का हो, लेकिन आवेश कभी भी आधे इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 1.25 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन का नहीं हो सकता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं हो सकता है। यही है आपका आवेश का क्वांटीकरण। मतलब आवेश आप एक चालक से दूसरे पर दीजिए, शौक से दीजिए, लीजिए, शौक से लीजिए, लेकिन वो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण संख्या के गुणज में होना चाहिए। मतलब अगर आप आवेश लेना चाहते हैं एक चालक से दूसरे चालक पर या देना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मतलब 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऐसी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होनी चाहिए। इसी को कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। मतलब जब आवेश एक चालक से दूसरे चालक पर स्थानांतरित होता है तो वह इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण संख्या में स्थानांतरित होता है। इसी को कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। चलिए इसको साफ करते हैं। आवेश का क्वांटीकरण समझ लिया, अब आवेश के गुणों को भी समझ लिया, क्वांटीकरण को भी समझ लिया, तो अब हम क्या बोले, अब जानेंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत उसी तरीके से है जिस तरीके से हम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर हेडिंग रहेगी आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। केवल एक चालक से दूसरे चालक पर स्थानांतरित कर सकते हैं। मतलब बोले आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल इसको एक चालक से दूसरे चालक पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? बोले अगर आप इसी आधार पर, पहले यहां इसको थोड़ा पूरा कर देते हैं, इसको थोड़ा और लिख देते हैं। इसी आधार पर संपूर्ण संसार का कुल आवेश संरक्षित रहता है। कुल आवेश संरक्षित रहता है।
इसका मतलब बोले आवेश को आप ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, केवल एक चालक से दूसरे चालक पर स्थानांतरित कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से आपने कई आवेश ले लिए, जैसे ये एक चालक हो गया, ये एक चालक हो गया, ये एक चालक हो गया, और अगर इनको इस प्रकार आपने रखा है कि बाहर से, इन तीन के अलावा बाहर से आवेश का किसी प्रकार का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अगर बेटा मान लीजिए इस पर 7 कूलाम आवेश है, प्लस का है, इस पर माइनस का 2 कूलाम आवेश है, और इस पर बेटा प्लस का 1 कूलाम आवेश है, तो अगर आपने इन तीनों को आपस में मिला दें तो तीनों को आपस में मिलाने से क्या होगा, अभी जो कुल आवेश है वही बाद में रहेगा। अगर अभी आप आवेश देखेंगे तो कितना है, बोले 7 इस पर है, 1 इस पर है और 2 इस पर है, इस पर माइनस का है, तो माइनस का है, अगर ये आपस में मिलेंगे तो तीनों पर परिणामी आवेश मतलब यानी कि जो कुल आवेश है वो उतना ही होगा। अगर अभी आप देखें कितना है, 7 1 8, 8 से 2 चला गया, कितना बचा, बोले बचेगा यहाँ पर कितना बचेगा, तो बचेगा 6 कूलाम आवेश। तो आपको बाद में भी 6 कूलाम आवेश ही मिलना होगा या मिलना चाहिए, तभी तो आवेश संरक्षित रहेगा। मान लीजिए इस पर मिला 5 और एक पर 5 एक ही पे मिल जाएगा, ऐसा नहीं करते हैं, 4, तो इस पर मिलेगा 1 कूलाम और इस पर मिलेगा 1 कूलाम। तो इस तरीके से संपूर्ण आवेश जो है संरक्षित रहता है, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, और ये टोटल सिस्टम कहाँ होगा बेटा, ये सिस्टम पूरा वहीं पर होगा, ये क्रियाकलाप पूरा वहीं होगा जहाँ पर आवेश का बाह्य स्रोत से यानी कि बाहर से कहीं आदान प्रदान ना हो, वहां पर आपको इसी तरीके से सिस्टम मिल जाएगा कि आवेश को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न, केवल एक चालक से दूसरे चालक पर स्थानांतरित हो गया। अगर आप लोगों को किसी को ये लग रहा हो कि यहाँ पर 4 2 6 है, 7 1 8 2 और ये माइनस का था, तो यहाँ पर तो हमारे पास मतलब कमी हो रही है, तो ऐसा नहीं है। आप चेक करके देखिए, इसके पास माइनस का 2 कूलाम आवेश था, ठीक है, तो माइनस आवेश था, तो इस वजह से यहाँ पर अगर टोटल आवेश निकालेंगे तो टोटल आवेश कितना होगा, बोले टोटल आवेश 7 1 8 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो बचेगा कितना, बोले बचेगा हमारे पास 6। तो यहाँ पर हमने कितना निकाल दिया, 6 ही कूलाम तो आवेश है। तो इस तरीके से आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक चालक से दूसरे चालक पर स्थानांतरित होता है। तो अब हुआ क्या, स्थानांतरित किस तरीके से हुआ, बोले देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 मिला, इससे इस पर स्थानांतरित हुआ, कितना स्थानांतरित हुआ, प्लस का 3, और प्लस का 3 स्थानांतरित हो गया तो यहां पर धन का 1 कूलाम आवेश आ गया। ठीक है, यहां से 3 कूलाम आवेश स्थानांतरित हुआ प्लस का, और 3 कूलाम आवेश स्थानांतरित, जब यहां से 3 कूलाम चला गया तो इसके पास प्लस का 4 कूलाम बच गया, और इसके पास बोले 2 माइनस का था, 2 माइनस का हटाओ, अब प्लस का 1 हो गया। तो इस तरीके से आवेश आपका संरक्षित रहा। चलिए, ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत हुआ, साफ करें। ओके, अगली हेडिंग, तो जब आवेश के बारे में जान लिया, आवेश संरक्षण के बारे में जान लिया, और हेडिंग में हमने आवेश के बारे में जाना था कि भैया ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है या उत्पन्न करता है, तो अब हम जानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, चलिए हेडिंग लगाइए। हेडिंग हमारी रहेगी वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, अब वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र जानने से पहले थोड़ा हम बेटा यहां पर एक चीज और जान लेते हैं। एक नाम आएगा, उस नाम के बारे में जान लेते हैं, परीक्षण आवेश, क्योंकि ये नाम आता रहता है, परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश क्या होता है, बोले ऐसा आवेश या वह सूक्ष्मतम आवेश
जो स्वयं का या जिसका खुद का ना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो और ना ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो। क्या बोले? ऐसा सूक्ष्म आवेश जो खुद से ना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे और ना खुद से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे, ऐसे आवेश को बोलते हैं परीक्षण आवेश। लिख देते हैं, ऐसा सूक्ष्म, ऐसा सूक्ष्म, ऐसा सूक्ष्म या न्यूनतम, या ऐसा न्यूनतम, न्यूनतम आवेश, ऐसा न्यूनतम आवेश जिसका न तो वैद्युत क्षेत्र हो, वैद्युत क्षेत्र हो और न ही चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। मतलब ऐसा न्यूनतम आवेश वह छोटे से छोटा आवेश जो स्वयं ना तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सके और ना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सके, ऐसे आवेश को हम परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश कहलाता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। अच्छा, परीक्षण आवेश कहलाता है तो इसको लिखते किससे हैं? तो परीक्षण आवेश को बेटा लिखते हैं Q नॉट से, या Q सफिक्स में 0, इसको Q नॉट से लिखते हैं, परीक्षण आवेश को Q नॉट से लिखते हैं। चलिए अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है? किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने पर वह एक वैद्युत बल। अब ये वैद्युत बल तो होता है, वैद्युत बल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वैद्युत बल यानी कि या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं वैद्युत बल और ब्रैकेट में लिख सकते हैं आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने पर वह एक वैद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब ये तो हमने यहां पर जान लिया कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। वैद्युत क्षेत्र में ये भी जान लिया कि या तो भाई आकर्षण बल का अनुभव करेगा या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। लेकिन अब हमें ये भी तो जानना है कि आकर्षण बल लगेगा तो कितना लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा तो कितना लगेगा। यहां पर परीक्षण आवेश हम लेके आए हैं, परीक्षण आवेश की जगह पे, परीक्षण आवेश के स्थान पर हम बेटा किसी अन्य आवेश को लेके आए
धन आवेश भी हो सकता है, ऋण आवेश भी हो सकता है। जिसके पास लेके आते हैं वो आपका धन आवेश है, इसके हम क्षेत्र के इसके आसपास लेके आए, किसी अन्य ऋण आवेश को लेके आए। ठीक, अब हमें यह भी तो जानना है कि इनके बीच में बल लगेगा, आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण लगेगा। यहां तो हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आकर्षण लगेगा। क्यों? क्योंकि विपरीत प्रकृति के आवेशित कणों के बीच में आकर्षण बल लगता है, तो यहां पर आकर्षण लग जाएगा। लेकिन हमें यह भी तो जानना चाहिए कि भैया ये कितना, इनके बीच बल कितना लगेगा, और ये जो बल लगेगा वो किस किस पर निर्भर करेगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं भैया इस चीज को जानने के लिए कि कितना बल लगेगा और किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे अब कूलाम का नियम। क्या पढ़ेंगे? कूलाम का नियम। तो जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उसमें हेडिंग अब रहेगी कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। चलिए, हेडिंग कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। चलिए भैया, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम जो है, इस नियमानुसार लिख देते हैं, इस नियमानुसार, कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल। अब वैद्युत बल कौन सा होगा? बोले वही वैद्युत बल। कौन सा? वही या तो होगा आकर्षण या प्रतिकर्षण। आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणन फलनों के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम ने क्या बताया? तो कूलाम ने अपने नियम में बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल यानी कि आकर्षण या प्रतिकर्षण उन दोनों आवेशों के गुणनफलों के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको समझते हैं। मान लेते हैं दो बिंदु आवेशित कण हैं, एक आपका Q1 है, एक आपका Q2 है। हो सकता है कि दोनों प्लस के हों, हो सकता है दोनों माइनस के हों। अगर दोनों प्लस के होंगे तब लगेगा प्रतिकर्षण, अगर दोनों माइनस के होंगे तब लगेगा प्रतिकर्षण। लेकिन एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा तब लगेगा आकर्षण। ठीक है, सही है। अगर इनके बीच की दूरी r है तो कूलाम ने अपने नियम में बताया है कि
जो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, वो इनके नेचर पर डिपेंड करेगा कि अगर दोनों प्लस के हैं तब प्रतिकर्षण, दोनों माइनस के हैं तब प्रतिकर्षण, अगर एक प्लस है एक माइनस है तो आकर्षण। तो कूलाम ने बताया कि इनके बीच जो भी वैद्युत बल लगे, मतलब आकर्षण लगे या प्रतिकर्षण लगे, वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि Q1 गुणे Q2 प्रोपोर्शनल F के हो जाएगा। ठीक है, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि 1/r², F प्रोपोर्शनल 1/r²। अच्छा, अगर दोनों को मिला दें, यहां पर लिख दें, यहां पर लिख दें, दोनों को मिलाने पर, अगर हम दोनों को मिलाते हैं, इन दोनों को मिला दें तो क्या होगा? बोले F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r² हो जाएगा। अच्छा, ये जो चिन्ह है अनुक्रमानुपातिक का चिन्ह है, इसको हटाएंगे तो कोई न कोई नियतांक आएगा, तो F बराबर के Q1 Q2/r² न्यूटन। अच्छा, जहां के, तो जहां के एक नियतांक है, के क्या है? एक नियतांक है, ठीक, जिसका मान 1/, इसके स्थान पर, इसका मान की बात करें, मतलब इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं, के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? 1/4πε0। अच्छा, ये केवल निर्वात के लिए है, ठीक है, यहां पर, और ये इतना हो गया, तो यहां से हम लिख सकते हैं के का मान सीधा सीधा हम रख देते हैं, कितना? 9 × 10⁹ मात्रक होता है बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, यहां पर ये जो हमने के का मान रखा है, जो ये के का मान रखा है, ये दरअसल इसी का मान है, ये दरअसल इसी का मान है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और ये केवल किसके लिए है? बोले निर्वात के लिए, केवल निर्वात का मतलब बोले खाली जगह, जहां पर वायु ना हो, कोई दूसरी चीज ना हो, खाली स्थान में, अगर किसी खाली जगह पे ये दोनों आवेशित कण रखे हैं, खाली स्थान में रखे हैं, तब इनके बीच जो बल लगेगा वो इस तरीके से होगा, इतना न्यूटन। ठीक, अब के क्या है? बोले के का मान सीधा सीधा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर लगा सकते हैं। अच्छा, के स्थान पे रखना चाहें तो 1/4πε0 रख सकते हैं, इसी का मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये केवल किसके लिए है? बोले केवल निर्वात के लिए। अब बोले ये बताइए कि हम 1 भी जानते हैं, 4 भी जानते हैं, और पाई से भी कहीं ना कहीं हम मिल चुके हैं कई क्लासों में, पाई से भी मिल चुके हैं कई क्लासों में, लेकिन ये क्या है? बोले ये बेटा, ये ग्रीक भाषा का लेटर है, जिसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। तो ये एप्सिलॉन 0 जो है वो निर्वात की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसका मान, अगर ये निर्वात की वैद्युतशीलता है तो इसका मान भी तो कुछ ना कुछ होगा। बोले हाँ है, इसका मान कितना है? तो एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये बेटा एप्सिलॉन 0 का मान है। तो ये हो गया कूलाम का नियम।
बोले यहां पर देखो आपने नियम बता दिया, अच्छी बात है, इनके नाम बता दिए, सही है, इनके मान बता दिए, ठीक है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि इनके जो आपने मात्रक लिख दिए वो किस आधार पर लिख दिए। चलिए तो मात्रक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें, साफ करें इसको, थोड़ा सा साफ करें, ठीक है। तो यहां पर अब हम थोड़ा सा साफ कर रहे हैं इसके मात्रक के डिस्कस के लिए। मात्रक का क्या हिसाब किताब रहेगा। चलिए बेटा, हमारा यहां से इक्वेशन निकल के आया है बल के लिए, तो वो आया है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बोले ठीक है। अच्छा, इसी K के स्थान पर हम लिखते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, मात्रक वही रहेगा क्या, न्यूटन, क्योंकि बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। अब बोले हमें मात्रक बताइए, तो जरा देखिए, हमें इस टोटल का जब मात्रक चाहिए होगा तो इस R को इधर लेके जाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल आपका हो जाएगा कितना, बोले हो जाएगा FR स्क्वायर बटे Q1 Q2। अच्छा, अब मात्रक लिख लीजिए। बोले देखिए, ऊपर के अगर हम मात्रक लिखेंगे तो ऊपर का मात्रक क्या हो जाएगा, बल, बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। दूरी का मात्रक क्या होता है, बोले मीटर, और यहां पर स्क्वायर है तो इसलिए इसका भी स्क्वायर हो गया। अपॉन में बेटा क्या है, बोले कूलाम, और कूलाम इंटू कूलाम, बोले कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका मात्रक क्या हो गया, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर हुआ। चलिए ठीक है। अब बोले हमें चाहिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, तो आपको पता है बेटा कि 1 आपका इसका कोई मात्रक नहीं होता है, 4 पाई ये भी मात्रकहीन है। अब हमारा क्या बचा, बोले 1 अपॉन एप्सिलॉन 0, तो बराबर में ये तो रहेगा, कितना रहेगा, बोले FR स्क्वायर बटे Q1 Q2। यहां से एप्सिलॉन 0 का मात्रक निकालना है तो एप्सिलॉन 0 बराबर कितना हो जाएगा, बोले हो जाएगा आपका क्या, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और F। मात्रक लिखिए, मात्रक लिखेंगे, मात्रक यहां केवल कहानी चल रही है मात्रक के लिए, मात्रक के लिए यहां कहानी क्या चल रही है, केवल मात्रक के लिए, केवल मात्रक के लिए। इस बात को ध्यान रखना कि ये बात केवल मात्रक के लिए चल रही है, नहीं तो आप ऐसा बोलें या ऐसा समझें कि एप्सिलॉन 0 का मान इतना होता है। हम यहाँ पर केवल मात्रक के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो ऊपर कूलाम इंटू कूलाम, तो ये बेटा कूलाम इंटू कूलाम हो गया, नीचे आपका न्यूटन और मीटर स्क्वायर, तो मात्रक क्या होगा, तो मात्रक हो जाएगा बेटा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका मात्रक हो गया। तो ये हो गया बेटा कूलाम का नियम, वैद्युत आवेश कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र। आज के वीडियो में इतना सा ही, आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और अगर इस वीडियो में आपको लगा कि मैंने आपको सही से समझाने की कोशिश की तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।